हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड चैप्टर। ओके, थर्ड चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फोर्थ चैप्टर। ओके, देखो बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर ये चैप्टर पढ़ाओ, ये चैप्टर पढ़ाओ, ये ऐसे पढ़ाओ। क्या होता है कि भाई बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में अलग अलग टॉपिक के सिलेक्शंस होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स के सिलेक्शंस होते हैं। ओके, सो ऑलरेडी हम लोग ने चैप्टर पढ़ा दिया है। तुम लोग अगर विजिट करोगे जेआर ट्यूटोरियल पे, तो जेआर ट्यूटोरियल पे ऑलरेडी हम लोग ने सारे के सारे 11th टॉपिक अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ाए हैं। तो अगर तुमको है कि सर ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आ रहा है, ये टॉपिक हमारे एग्जाम में आ रहा है, तो तुम लोग वहां पे जाके वो चैप्टर, वो टॉपिक रेफर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहां पे चीजें वापस एक बार बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से हम लोग वापस पढ़ा रहे हैं। ओके, सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 4, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है। हम लोग इस पे आज क्या क्या देखने वाले हैं? लॉज ऑफ मोशन देखने वाले हैं। ऑलरेडी तुम लोगों ने बेसिक चीजें इस पे देखी हुई है। इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखने वाले हैं, फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर देखने वाले हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, रियल फोर्सेस, सूडो फोर्स, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव ऑफ फोर्सेस। ओके, तो ये चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस डिस्कस सबसे पहले मोशन की कहानी। भाई मोशन की कहानी सबको पता है कि कहां से चालू होती है? भाई न्यूटन भाई साहब से चालू होती है। इससे पहले भी कहानी बन चुकी है, इससे पहले भी बहुत सारे ग्रीक साइंटिस्ट आ गए हैं, उसके पहले फिजिशियन रह चुके हैं। ओके, ग्रीक ये मैथमेटिशियन रह चुके हैं। फिर गैलीलियो सर ने भी मोशन की कहानी स्टार्ट की थी। बहुत थे, बट जो एक्चुअल कंसेप्ट जो स्टार्ट हुआ, मतलब जो लोगों को गौर कराया, ओके, वो स्टार्ट करा न्यूटन ने। ओके, तो सर न्यूटन का 3 लॉ है, हमको रटा हुआ है वो लॉ, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है वो लॉ, तो मैं वो लॉ पे ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। हाँ, बट थोड़ा सा हम लोग रिफ्रेश कर लेंगे कि भाई कौन कौन से लॉ थे। तो सबसे पहला था तुम्हारा लॉ ऑफ इनर्शिया, हाँ या ना? तो व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया? भाई एक बॉडी है, अगर उस बॉडी को मैं रेस्ट पे रखूंगा, लेट्स से दिस इज अ बॉडी, अगर इस बॉडी को मैं रेस्ट पे रखूंगा तो ये जिंदगी भर रेस्ट पे रहेगा। मान लो ये बॉडी घूम रहा है, तो अगर ये बॉडी घूमेगा तो ये जिंदगी भर घूमता रहेगा। जैसे मान लो फैन है, अब अगर ये फैन घूम रहा है तो ये जिंदगी भर घूमता रहेगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस कोई उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना दे। ओके, मतलब अगर मैं इसको अगर मूव कराना चाह रहा हूं, इसको मैं चाहता हूं कि ये मूव करे, तो मूव करे इसका मतलब क्या हो? इसके ऊपर एक फोर्स देना। अब ये मूव कर रहा है, मैं चाहता हूं ये रुके, तो भी मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा? भाई फोर्स देना पड़ेगा। या सुनो, तो दोनों सिचुएशन के लिए मेरे को फोर्स देना पड़ेगा, एंड दैट इज नथिंग बट अ लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट और इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट और इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन, और इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, तो अगर बॉडी को रेस्ट पे रखना है या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन पे रखना है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा? until and unless an unbalanced force is applied on it. ओके, तो भाई जब तक तुम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओ, तब तक वो बॉडी मूव होने वाला नहीं है। ओके, और अगर कोई बॉडी मूव हो रहा है तो वो रेस्ट पे आने वाला नहीं है। कब तक? जब तक उसके ऊपर तुम लोग फोर्स नहीं लगाओगे। तो ये कहानी अपने को क्लियर है। द सेकेंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, और भाई उसका हमारे पास इक्वेशन है तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है वो, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम। So what is this law of momentum? By law of momentum say that a rate of change of momentum is directly proportional rate of change of momentum is directly proportional to the force applied. अब बहुत लोगों को लगता है भाई F इज इक्वल टू एम ए इज द सेकेंड लॉ,
बोल सकते हो कहीं ना कहीं, वो गलत नहीं है, बट F इज इक्वल्स टू एम ए इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ। ओके, एक्चुअल में सेकंड लॉ का एक्चुअल इक्वेशन देखने जाओगे ना तो उसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज dp बाय dt इज इक्वल्स टू f, दैट इज dp बाय dt इज इक्वल्स टू f, यस और नो। ये तुम्हारा एक्चुअल में सेकंड लॉ है। ये क्या है तुम्हारा एक्चुअल में सेकंड लॉ है कि भाई द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। इक्वल टू का साइन डाल देते हैं बिकॉज वहां पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो 1 है, तो dp बाय dt इज इक्वल्स टू f। हाँ या ना? ओके, ये कहानी समझ में आ गई सबको एवरीवन? अब ध्यान दो भाई, व्हाट इज p? p इज मोमेंटम, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, हाँ या ना? तो यहां पे अलग से मैं समझा देता हूं भाई, p क्या है? p है मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला हमको पता है mv। अब p इज इक्वल्स टू mv लिख दिया, यहां पे जरा पुट करो, तो दैट इज dp बाय dt इज इक्वल्स टू f, हाँ या ना? अब जरा बताओ मेरे को, क्या मैं इस p के जगह mv लिख सकता हूं क्या? तो यहां पे तुम्हारा d, यहां पे mv आ जाएगा, सिंस मास इज कांस्टेंट, मास बाहर आ गया, मास अगर बाहर आ गया, व्हाट इज dv बाय dt? dv बाय dt इज नथिंग बट एक्सेलरेशन, तो यहां पे मेरे को a मिल जाएगा, तो दैट इज f इज इक्वल्स टू ma। ये फॉर्मूला यहां से मिलता है अपने को, ये फॉर्मूला अपने को यहां से मिलता है, बराबर। तो f इज इक्वल्स टू ma सेकंड लॉ नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, इट इज अ सेकंड लॉ, इट इज अ सेकंड लॉ, ये सेकंड लॉ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बट ये है कि भाई डायरेक्टली तुम लोग अगर बोल दोगे f इज इक्वल्स टू ma, तुमको पता नहीं रहेगा कि वो कैसे सेकंड लॉ बनता है, तो गलत बात है। तो एक्चुअल में सेकंड लॉ क्या है? dp बाय dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। यहीं से कहानी अपने को क्या मिलता है? f इज इक्वल्स टू ma। यहीं से कहानी क्या मिलता है तुमको? f इज इक्वल्स टू ma। क्लियर? बात समझ में आ गया सबको? सेकंड लॉ समझ में आ गया सबको? थर्ड लॉ, भाई थर्ड लॉ तो बहुत आसान है मेरे ख्याल से, हाँ या ना? थर्ड लॉ की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, सबको पता है, लॉ ऑफ इक्वल फोर्सेस, हाँ या ना? लॉ ऑफ इक्वल फोर्सेस। व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वल फोर्सेस? भाई क्या होता है लॉ ऑफ इक्वल फोर्सेस? एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हमको पता है फॉर एवरी एक्शन there is equal and opposite reaction। अब यहां पे ये जो एक्शन रिएक्शन है ना, दैट रिप्रेजेंट फोर्स। जो एक्शन रिएक्शन है ये क्या बता रहे हैं? ये कहीं ना कहीं फोर्स बता रहे हैं। ओके, अब यहां पे समझना क्या है वो चीज को ध्यान दो। मान लो कि यहां पे एक बॉल है, यहां पे एक बॉल है, ये बॉल 1 है, ये बॉल 2 है, ये बॉल रेस्ट पे है। मान लो ये बॉल क्या है? रेस्ट पे। ये बॉल यहां से आता है, इससे टकराता है। अब ये बॉल जब इससे टकराएगा तो ये वाला बॉल इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, मतलब फोर्स ऑफ बॉल 1 ड्यू टू 2 ऑन टू फोर्स ऑफ बॉल 1 ऑन टू। एट द सेम टाइम ये वाला बॉल भी इस पे फोर्स लगाएगा, दैट इज F21, दैट इज F21, दैट इज फोर्स ऑफ 2 ड्यू टू 1। बराबर बात समझ आ रहा है? तो भाई दोनों की वजह से, मतलब इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब ये दोनों जो फोर्स रहेंगे दैट विल बी इक्वल, दैट विल बी इक्वल। भाई दोनों के दोनों इक्वल फोर्स रहेंगे। जाहिर सी बात है, तुम एग्जांपल लो मुक्के का, भाई मुक्के को धीरे से मारो, तो जब तुम धीरे से दीवार पे मारोगे तो दीवार भी तुमको धीरे से मारेगा। जोर से मारो तो भाई जब तुम जोर से मारोगे तो दीवार भी तुमको जोर से मारेगा, तो जोर से लगेगा, बराबर। तो वही कहानी है। हाँ, अब दोनों फोर्स सेम तो होंगे बट अपोजिट होंगे। अपोजिट कैसे? तुम दीवार को ऐसे मार रहे हो, दीवार तुमको ऐसे मार रहा है, तुम ऐसे मार रहे हो, दीवार तुमको ऐसे मार रहा है, तो दैट इज अपोजिट। तो अपोजिट के लिए किसी एक को तो माइनस साइन देना पड़ेगा। ओके, किसी एक को तुमको क्या देना पड़ेगा? माइनस साइन देना पड़ेगा, या फिर इसको माइनस साइन दो या फिर इसको माइनस साइन दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस अपोजिट दिखाने के लिए किसी एक को माइनस साइन दे दो। क्लियर? बात समझ आ रहा है? क्योंकि इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा और इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग भाई याद रखो, ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है ना, ये कभी सेम बॉडी पे नहीं हो सकते। मतलब मान लो कि अगर ये बॉडी एक्शन फोर्स लगा रहा है तो ये बॉडी रिएक्शन फोर्स देगा, ये बॉडी रिएक्शन फोर्स दे रहा है तो ये बॉडी एक्शन फोर्स लगाएगा। मतलब रिएक्शन और एक्शन फोर्स हमेशा अगले बॉडी पे होंगे, डिफरेंट बॉडी पे होंगे। जैसे मेरा क्या है, मैं जो मार रहा हूं दैट इज एक्शन फोर्स, दीवार मुझको मारेगा दैट इज रिएक्शन फोर्स। ओके, तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों अलग अलग बॉडी पे होंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का? थर्ड लॉ हम लोग ने पढ़ा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, बात समझ में आ गया? चलो
आगे बढ़ते हैं। आगे इज द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, चलो दोनों को कंपेयर करके समझाने की कोशिश करता हूं, बेहतरीन तरीके से समझेगा। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पहले व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? बेसिकली तुम जिस चीज को पढ़ रहे हो, जैसे मान लो कि एक कार तुम्हारे सामने से गई, तो अब कार तुम्हारे सामने से गई, उसने कुछ मोशन किया, अब उस मोशन को तुम स्टडी करना चाहते हो। भाई उस मोशन को क्या करना चाहते हो? स्टडी करना चाहते हो। तो उस मोशन को जब तुम स्टडी करना चाहते हो, ओके, दैट इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो जो तुम्हारा है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ओके, मतलब उसमें से तुमने एक क्लिप उठाया, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब वो इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल है, ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा ऑब्जर्वर। भाई ऑब्जर्वर जो पढ़ रहा है उसको वो कैसा है। अगर ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ओके, इफ द ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो भाई रेस्ट पे है, मतलब वो जो फ्रेम है वो तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन क्या है? जीरो है। रेस्ट से अच्छा वर्ड है जीरो। ओके, तो अगर ऑब्जर्वर के पास इफ ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन इज जीरो, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक्सेलरेशन जीरो दो कंडीशन पे मिलता है, या फिर भाई ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे है, ओके, या फिर ऐसा है, या फिर ऑब्जर्वर जो है इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो रहेगा, दोनों ही सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो या फिर ऑब्जर्वर किस पे रहेगा? भाई या फिर ऑब्जर्वर रेस्ट पे रहेगा। रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन जीरो, और अगर मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड है तो भी एक्सेलरेशन जीरो। बराबर? ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, एक्सेलरेशन इज जीरो। ऑब्जर्वर इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन इज जीरो। तो अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो है और वो किसी चीज को स्टडी कर रहा है, जैसे फैन हो गया, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, ओके, किसी भी चीज को मैं पढ़ूंगा, तो वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ओके, मतलब यहां पे जो भी मेरा फोर्स एक्ट होगा दैट विल बी रियल फोर्स। ओके, सारे के सारे फोर्स कौन से होंगे? रियल फोर्स होंगे। ओके, कहीं ना कहीं सारे के सारे फोर्स रियल होंगे। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है? भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे ऑब्जर्वर के पास खुद का एक एक्सेलरेशन है, मतलब वहां पे ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। ओके, सो ऑब्जर्वर, if observer has a is not equals to zero, मतलब यहां पे उसके पास कुछ तो एक्सेलरेशन है। ओके, मतलब मान लो कि वो किसी कार को पढ़ रहा है, किसी कार के बारे में पढ़ रहा है, किसी ट्रेन के बारे में पढ़ रहा है, उस ट्रेन में बैठ के, बात सुना रहा है? मतलब मैं किसी भी ट्रेन को पढ़ूं और उस ट्रेन में बैठ के पढ़ूं, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल, उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, मतलब वहां पे क्या होता है भाई? ऑब्जर्वर के पास खुद का एक एक्सेलरेशन आ जाता है, ऑब्जर्वर के पास क्या आ जाता है? खुद का एक एक्सेलरेशन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, जैसे मान लो कि मैं एक ट्रेन में बैठा हूं, अब एक ट्रेन में बैठा हूं, अब वो जो तुमने देखा रहेगा ट्रेन के जो हैंडल होता है, देखो जरा, ओके, ट्रेन आगे जा रही है तो वो हैंडल पीछे जा रहा है, देखो जरा, कभी नोटिस किया? कभी तुम देखो ट्रेन में तुम बैठे हो, भाई ट्रेन आगे जा रही है तो वो हैंडल पीछे जा रहा है, बराबर? अब अगर कोई ट्रेन से बाहर देख रहा है तो उसको समझ में आएगा कि ट्रेन आगे जा रही है और वो हैंडल पीछे जा रहा है, बराबर? अब जो ट्रेन में बैठा है उसको क्या समझेगा? क्योंकि उसके लिए भाई वो और ट्रेन दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। ओके, तो भाई वो जब देखेगा कि हैंडल पीछे आ रहा है तो वो देखेगा क्यों पीछे आ रहा है, हैंडल किस कारण से पीछे आ रहा है, क्योंकि उसको तो नहीं पता ना ट्रेन आगे जा रही है, क्योंकि वो तो ट्रेन के अंदर है। यस और नो? वो तो ट्रेन के अंदर है भाई, वो और ट्रेन तो विद रिस्पेक्ट टू उनकी स्पीड क्या हो गई? जीरो। तो वो तो ट्रेन के अंदर है, तो वो क्या कारण से वो जो हैंडल है वो पीछे आ रहा है, तो वहां पे कहानी समझ नहीं पाएगा वो, वहां पे उसको सूडो फोर्स की कहानी आनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सूडो फोर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे लिफ्ट में, भाई लिफ्ट में देखो तुम,
अब लिफ्ट में तुम चल रहे हो ऊपर, तुमको वजन देखो भारी लगता है, हल्का सर भारी हो जाता है। कभी तुम देखो लिफ्ट के ऊपर तुम जाओ, तुम्हारा वजन थोड़ा सा भारी हो जाता है, ये सुनो, हल्का सा सर दुखने लगता है या फिर हल्का कुछ तो अनईजी फील होता है। कारण यह है कि तुम्हारा वेट बढ़ जाता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स। ये सुनो, वहां पे एक फोर्स लग रहा है जो तुमको दिख नहीं रहा है, तुम ऊपर देखोगे कुछ नहीं दिखेगा, बट लग रहा है, यस और नो? ओके, दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, क्योंकि ऑब्जर्वर खुद एक एक्सेलरेशन है, मतलब जो ऑब्जर्वर, जो मैं खड़ा हूं लिफ्ट में, लिफ्ट खुद एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, बराबर? तो इसीलिए वहां पे क्या होता है भाई, जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द ऑब्जर्वर डज नॉट हैव जीरो एक्सेलरेशन। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भाई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, किसका? ऑब्जर्वर का, या फिर जीरो होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा, ओके, कांस्टेंट स्पीड के साथ होगा। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आ गया? व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, व्हाट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुम्हारा सूडो फोर्स का कहानी आता है। क्या आता है? सूडो फोर्स का कहानी आता है। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? चल, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, तो ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, ये अपने को नेचर ने दिए हैं। फंडामेंटल फोर्स, चार फोर्स है हमारे पास। कौन कौन से चार फोर्स हैं? तुमने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे। तो द फर्स्ट फोर्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। What is gravitational force? भाई the force between any two object, the force of attraction between any two object. ओके, यूनिवर्स में कहीं पे भी दो ऑब्जेक्ट होगा, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, और इसकी कहानी किसने दी थी? न्यूटन सर ने दी थी। ओके, बाद में वो अपडेट हो गया आइंस्टाइन से, बट अपने को आइंस्टाइन की कहानी नहीं पढ़नी है, अपने को न्यूटन सर की कहानी पढ़नी है। ओके, सो सबसे पहला फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब तुम लोग बोलोगे सर इसके बारे में इतना ही डिस्कशन, इतना कम डिस्कशन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो यहां पे सिर्फ हम बेसिक डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई भी यूनिवर्स में कहीं पे भी दो बॉडी है, उस दो बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ओके, हमारा जो वेट है वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। हमको अर्थ नीचे खींच रहा है, क्यों खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यस और नो? तो सारा जो कंडीशन है, सारा जो रीजन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, बराबर? सेकंड कहानी देखो जरा। सेकंड इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहानी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? देखो, बहुत पहले अगर हम लोग देखने जाए ना, तो बहुत पहले ऐसे माना जाता था कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट फोर्सेस। ओके, मतलब इसका और इसका कोई फर्क नहीं है, बट ये एक्चुअल में गलत हो गया। भाई बहुत सारे साइंटिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व थे। फैराडे पता है तुमको, टेस्ला पता है। ओके, बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल था इसके अंदर। ओके, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक दोनों कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके, मतलब जहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस होगा वहां मैग्नेटिक फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होगा, या फिर मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट हो जाएंगे, और जहां पे मैग्नेटिक फोर्स होगा वहां कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल फोर्स आ जाएंगे। ओके, मतलब ये दोनों फोर्स इंडिपेंडेंट तो नहीं है, इतना तो अपने को क्लियर हो गया है कि भाई ये दोनों के दोनों फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है। तुमने ये चीज 10वीं में भी पढ़ी, ये चीज 9वीं में भी पढ़ी है, याद रखना। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक ये कभी भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये साथ में ही एग्जिस्ट करेंगे, याद रखना। ओके, तो इनको कंबाइन करके बना दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इसके अंदर ही तुम्हारा इलेक्ट्रिक फोर्स आता है और इसके अंदर ही तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स आता है, बस ना, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है ना कहीं ना कहीं, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बना दिया। ओके, ये नेचर का फोर्स है, जैसे दो चार्ज है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस और नो? अभी वही चार्ज अगर मूविंग हो जाए तो उसके ऊपर क्या लगने लगता है? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर वही चार्ज मूव हो जाए और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में चली जाए तो उसके ऊपर लगने लगता है मैग्नेटिक फोर्स। तो ये कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, याद रखना। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को कंबाइन करके एक फोर्स बना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये नेचर दे रहा है हमको, ये नेचर दे रहा है, याद रखना। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। दो फोर्स है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस और एक है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस? तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली ये न्यूक्लियस में होता है। कहां होता है? न्यूक्लियस में होता है।
तो ये मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होते हैं, बट न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, तो उसको साइड में रखते हैं। ये भी तुम ये भी समझो कि भाई न्यूट्रॉन के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स होता है, ऐसा नहीं है न्यूट्रॉन के बीच में नहीं होता, बट एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने के लिए भाई न्यूट्रॉन को थोड़ा साइड में रखते हैं। प्रोटॉन देखो भाई सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। अब सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं एक दूसरे से, लाइक चार्ज रिपल टू ईच अदर। तो ये रिपल करने चाहिए थे और रिपल करते ही तुम्हारा न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं भाई, न्यूक्लियस स्टेबल है। कारण यह है कि ये रिपल तो करना चाहते हैं बट इनसे स्ट्रॉन्ग कोई फोर्स है जो इनको साथ में दबा के रख रहा है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट योर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके ऊपर भी पूरा का पूरा चैप्टर है, याद रखना, इस पे भी चैप्टर है, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा 2-3 चैप्टर है, 3-4 चैप्टर है। ओके, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक मटेरियल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसके ऊपर तो बहुत चैप्टर है, टेंशन नहीं है। इसके ऊपर भी चैप्टर है, इसके ऊपर भी चैप्टर है, इसके ऊपर भी चैप्टर है, हमारे पास सबके ऊपर चैप्टर है। इसीलिए हम लोग यहां पे सिर्फ एक एक लाइन 2-2 लाइन डिस्कस करने वाले, उससे ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस? भाई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस बेसिकली प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। क्यों भाई? प्रोटॉन दूर जाना चाहते हैं बट कोई तो एक फोर्स है जो उनको साथ में रख रहा है, एंड जो साथ में रख रहा है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। एट द सेम टाइम वहीं पे वीक न्यूक्लियर फोर्सेस भी होता है, जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। देखो अब रेडियो एक्टिव मटेरियल में तुम्हारे जो न्यूक्लियस है वो टूट के जा रहे हैं, डीके होता है ना वहां पे, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये चीज, भाई वहां पे डीके हो रहा है। तो जब डीके हो रहा है तो वो जो डीके होने का प्रोसेस है ना, वो क्यों है? बिकॉज वहां पे जो फोर्स है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। ओके, तो वही कहानी है कि वो क्यों स्ट्रॉन्ग है, क्यों वीक है, किस पे डिपेंड करता है, मास नंबर क्या है, ये सारी कहानी। बहुत जबरदस्त चैप्टर है, याद रखना, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है मेरा ये। ओके, जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, ये सारी मॉडर्न फिजिक्स की कहानी है, तो वहां पे कहानी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी भाई क्या होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, एक ही न्यूक्लियस में दोनों कैसे प्रेजेंट होते हैं, सारी कहानी समझ में आ जाएगी तुमको। क्लियर बात समझ आ रही है? तो यहां पे हमारे पास बस इतना समझना है कि अपने पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास अलग अलग टाइप्स ऑफ फोर्सेस है। सबसे बेसिक फोर्स जो आता है वो आता है तुम्हारा कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। भाई कॉन्टैक्ट फोर्सेस नाम से ही पता चल रहा है, देखो जरा, मेरे ख्याल से नाम से ही तुमको पता चल रहा है कि व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। हाँ या ना? कॉन्टैक्ट फोर्सेस भाई ऐसा फोर्स जब कभी भी कॉन्टैक्ट होगा, हाँ या ना, अगर दो बॉडी के बीच में कॉन्टैक्ट है तो दैट विल बी अ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे फ्रिक्शन भाई सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, हाँ या ना, फ्रिक्शन फोर्स सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। अगर कहीं पे भी कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन होगा। जैसे मान लो ये वाला हाथ है, ये वाला हाथ है, अब ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन, देखो जरा, फ्रिक्शन हो रहा है, मतलब कांटेक्ट है तो ही फ्रिक्शन हो रहा है। अब अगर कांटेक्ट नहीं होगा फ्रिक्शन होगा क्या? मैं हवा में देखो, अब फ्रिक्शन है क्या? नहीं है, जाहिर सी बात है। तो भाई अगर कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो इफ देयर विल बी अ कांटेक्ट बिटवीन द बॉडीज, देयर विल बी अ फोर्स कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स है। फिर नॉर्मल रिएक्शन भी तुम्हारा कांटेक्ट फोर्स है, यस और नो? इसको सपोर्ट रिएक्शन भी बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सपोर्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, बराबर। तो फ्रिक्शन फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन है जिसको हम लोग सपोर्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, बराबर। ऐसे बहुत सारे फोर्स हैं, बस ये दिमाग में रखो कि अगर कांटेक्ट है तो उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे, ओके। और अगर कांटेक्ट नहीं है, अगर मान लो कि ऐसा भी हो सकता है ना भाई कांटेक्ट की कोई जरूरत ना हो, द बेहतरीन एग्जांपल इज ग्रेविटेशन। अब देखो जरा, अर्थ और मून के बीच में फोर्स प्रेजेंट है ना भाई, अर्थ और मून के बीच में फोर्स प्रेजेंट है, बट जाहिर सी बात है कि भाई इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही अर्थ का मून से कोई कांटेक्ट है, ना ही अर्थ का मून से कोई मतलब फ्रिक्शन कांटेक्ट नहीं है, सॉरी सरफेस कांटेक्ट में तो नहीं है। तो सरफेस कांटेक्ट नहीं है, फिर भी वो फोर्स प्रेजेंट है, फिर भी वहां पे ग्रेविटेशन प्रेजेंट है। इसका मतलब यह है कि दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स, ओके। मतलब ऐसा फोर्स जिसको कांटेक्ट होने की कोई जरूरत नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट रहे, दैट इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। इसके अंदर एग्जांपल तुम लोग ले सकते हो ग्रेविटेशन। क्या ले सकते हो? ग्रेविटेशन।
आया ना? क्लियर, बात में आ गई एवरीवन? तो समझ में आया व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्सेस, व्हाट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। देखो, रियल फोर्स की कहानी कहीं ना कहीं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल में समझ में आ गई। मतलब रियल फोर्स क्या होगा भाई, कहां पे लगेगा? सारे के सारे फोर्स रियल हैं अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो दैट बिकम अ रियल फोर्स। मतलब ऐसा फोर्स जिसका सोर्स प्रेजेंट हो। जैसे मान लो कि ये माउस है, इस माउस को मैंने धक्का मारा तो फोर्स लगा इसके ऊपर। अब ये फोर्स लगाने वाला मेरा उंगली प्रेजेंट है, मतलब उसका सोर्स प्रेजेंट है। तो अगर किसी भी फोर्स का सोर्स प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज रियल फोर्स। अब मान लो लिफ्ट, मैं लिफ्ट में खड़ा हूं, लिफ्ट ऊपर गई। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हल्का सा भारीपन लगता है कि नहीं लगता है? हल्का सा वजन जैसा लगता है, सर हल्का सा भारी हो जाता है, अनईजी फील होता है। कारण क्या है? बिकॉज ऑफ द सूडो फोर्स। बट वो सूडो फोर्स दिखता है क्या? उसका सोर्स दिखता है क्या? नहीं दिखता। इसका मतलब यह है कि भाई ऐसा कोई फोर्स जिसका सोर्स प्रेजेंट ना हो दैट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। जिसका सोर्स प्रेजेंट ना हो दैट इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स। रियल फोर्स भाई जिसका सोर्स प्रेजेंट हो। ये कहां पे काम करेगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हाँ या ना? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कहां काम करेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बराबर। रियल फोर्स भाई इसका सोर्स प्रेजेंट होगा, सोर्स इज प्रेजेंट। इसके लिए सोर्स इज नॉट प्रेजेंट। ये जनरली तुमको फील होगा जब तुम्हारा गाड़ी लेफ्ट टर्न जाता है तो देखो तुम्हारा बॉडी राइट की तरफ मुड़ता है। अब बॉडी राइट की तरफ मुड़ रहा है, इसका मतलब कोई तो फोर्स है ना जो तुमको राइट की तरफ ढकेल रहा है, बट कौन है नहीं पता। दैट इज सूडो फोर्स, दैट इज सूडो फोर्स। ओके, तो जब गाड़ी टर्न लेती है इन द केस ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, मतलब लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हम लोग ने समझा था भाई सेंट्रीपिटल योर रियल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल इज योर सूडो फोर्स। ओके, अब ये याद रखो सूडो फोर्स को बहुत लोग ना इमेजिनरी फोर्स समझ लेते हैं। इट इज नॉट अ इमेजिनरी फोर्स। ओके, इमेजिनरी फोर्स नहीं है ये फोर्स है बट इसका सोर्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सूडो फोर्स या फिर फॉल्स फोर्स बोलते हैं। बट ये इमेजिनेशन से नहीं हो रहा है, ये एक्चुअल एग्जिस्ट करता है, इसका एग्जिस्टेंस है, बट उसका एग्जिस्टेंस किस कारण की वजह से है वो कारण नहीं पता, इसलिए इसको सूडो फोर्स बोलते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का कहानी समझ में आया? ओके, तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ना बहुत थ्योरी लिखा हुआ है, तो एक बार वो थ्योरी रीड कर लेना। जब तुम लोग वो थ्योरी रीड करोगे ना तो तुम इससे रिलेट कर पाओगे। वहां पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हुए हैं, तो वहां पे जब तुम उसको रीड करोगे तो कहीं ना कहीं तुम रिलेट कर पाओगे। जब रिलेट करोगे तो मजा आएगा इस चीज का। ओके, क्लियर, समझ में आया? रियल फोर्स एंड सूडो फोर्स। अगली कहानी है दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। तुम लोग बोलोगे सर बहुत फास्ट जा रहे हैं। देखो फास्ट नहीं जा रहा है, ये बेसिक चीजें हैं, इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है अपने को। ओके, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये बेसिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं समझना है तुमको। ओके, और थोड़ा तुमको खुद को एफर्ट देना पड़ेगा। ओके, थोड़ा बहुत तो एफर्ट देना पड़ेगा तुमको। ओके, क्लियर, बस रीड कर लो एक बार, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, एक बार रीड कर लो, कहानी अपने आप समझ में आ जाएगी। ओके, चलो, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसका बेहतरीन तरीके से कहानी में कब समझाऊंगा मालूम है? जब ग्रेविटेशन हम पढ़ेंगे। जब ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तब बहुत बेहतरीन तरीके से कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की कहानी समझ में आएगी। यहां पे क्या होता है वो समझो। ओके, देखो कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करने से पहले ना वर्क देखो क्या होता है भाई, वर्क की कहानी। अब मान लो कि वर्क अगर मैं देखूं तो एक टेबल ले लेते हैं, अब ये टेबल पे से दो ब्लॉक को हमने उठाया, बस फर्क क्या था, ये ब्लॉक को सीधा उठाया और ये ब्लॉक को एक पाथ से उठाया। मतलब मान लो ये टेबल के ऊपर माउस रखा है, तो पहले वाले सिचुएशन में माउस को ऐसे उठाया
सेकंड वाले सिचुएशन को माउस को ऐसे उठाया, मतलब ऐसे 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 उठाया। अब यहां पे क्या होगा भाई, दोनों का पाथ अलग था, इसका पाथ सीधा है, इसका पाथ ऐसा है, हाँ या ना। अब अगर मैं देखूं तो दोनों के ऊपर मेरे को वर्क कितना करना पड़ा, तो भाई दोनों के अंदर जो वर्क होगा दैट इज mgh, दोनों के अंदर, क्योंकि हाइट दोनों का सेम है ना, सिंस द हाइट इज सेम, भाई दोनों के अंदर जो वर्क होगा वो क्या होगा, mgh, हाँ या ना भाई, वर्क क्या होगा, mgh। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, पक्का कहानी समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो भाई, ये जो वर्क है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, द वर्क विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, द वर्क विच डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। अब वो वर्क जिस फोर्स से हो रहा है, ध्यान दो, वो वर्क का कारण जो फोर्स है, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव फोर्स। बात समझ आ रहा है, मतलब ये वर्क किसकी वजह से हो रहा है, ये वर्क mg की वजह से हो रहा है। mg बोले तो वेट, वेट किसकी वजह से, ग्रेविटेशन की वजह से, तो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर, बात समझ आ रहा है। बात समझो भाई, वर्क विच डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, देन द वर्क involve that force is conservative, भाई वो जो वर्क हो रहा है, वो वर्क किस फोर्स की वजह से हो रहा है, वो फोर्स को हम लोग कंजर्वेटिव बोलेंगे। ओके, तो जनरली तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ओके, ये सारे कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। और कंजर्वेटिव का एक और मतलब है ना कि भाई कंजर्व्ड, मतलब कहीं भी कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रही है, तो एनर्जी लॉस नहीं हो रही मतलब वो कंजर्व्ड रहेगा, ऐसा। ओके, तो हम लोग भाई देखो, जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, या फिर पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। वहां पे हम कोई लॉस का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं इमेजिन करते हैं कि वहां पे एनर्जी लॉस हो रही है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम अज्यूम नहीं करते, तो इसलिए वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जहां पे क्या हो भाई, तुम्हारा एनर्जी लॉस हो। एनर्जी लॉस किसकी वजह से होगा भाई, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। वो कब आएगा, जब फ्रिक्शन आएगा, जब कांटेक्ट होगा, जब रेजिस्टेंस होगा, यस और नो। मतलब जो कारण है भाई रेजिस्टेंस का, फ्रिक्शन का, ओके, विस्कस का, तो इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होती है। और जब एनर्जी लॉस होती है तो इसका मतलब यह है कि वो जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो तुम्हारे जो फ्रिक्शन फोर्स हो गए, तुम्हारे जो विस्कस फोर्स हो गए, ओके, जो भी ये सारे फोर्स हैं वो सारे के सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है। अब देखो ना, अगर मैं तुमको बोलूं कि एक टेबल खींच के लाना है, अब टेबल तुम यहां से खींच के लाओ जमीन पे, और एक टेबल तुम ऐसे खींच के लाओ। ओके, मैं तुमको बोलूंगा कि भाई तुमको तुम्हारे घर से टेबल खींच के लाना है, तो एक टेबल तुम सीधा खींच के लाओ, एक टेबल तुम घुमा के खींच के लाओ। दोनों में वर्क सेम लगेगा क्या, जरा सोचो, दोनों में सेम मेहनत लगेगी क्या, नहीं भाई, एक में मेहनत ज्यादा लगेगी, एक में मेहनत कम लगेगी। कारण क्या है, कारण यह है कि भाई जब तुम खींच रहे थे तो फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन था तो कहीं ना कहीं भाई फ्रिक्शन था तो एनर्जी लॉस हो रही थी तुम्हारी, यस और नो, तुम्हारी एनर्जी लॉस हो रही थी, मतलब वो जो फोर्स है दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो जो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वहां पे एनर्जी लॉस हो रही है, वहां पे कंजर्व्ड नहीं हो रहा है। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। क्लियर, तो तुम्हारा जो भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस है, जैसे तुम्हारे फ्रिक्शन हो गया, तुम्हारा विस्कस हो गया, ये सब सारे तुम्हारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स भाई जहां पे तुम्हारा एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, सिंस एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो वो जो वर्क हो रहा है वो जिस फोर्स की वजह से हो रहा है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पे तुम्हारा ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्स है। क्लियर, बात समझ में आ गई। कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, देखो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तो इसका बहुत ज्यादा रोल रहेगा, तो वहां पे हम लोग अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। क्लियर, और टेक्स्ट बुक में थियरी दिया हुआ है तो तुम एक बार रीड कर लो, चीजें तुमको बेसिकली धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे, एक बार तुम बस गो थ्रू कर लोगे तो पक्का। ओके, बेसिक समझ में आया भाई। हम लोग ने लॉज ऑफ मोशन डिस्कस किया, इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ डिस्कस किया, हम लोग ने टाइप्स ऑफ अलग अलग टाइप्स के फोर्सेस डिस्कस कर लिया। ओके, ये सारी चीज बेसिक है, थियरी है, तो एक बार टेक्स्ट बुक में रीड कर लेना, तुमको अच्छे से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। और खुद का नोट्स बनाना चालू कर दो। अगेन आई एम सेइंग, ओके, देखो तुम बोलते हो सर नोट्स भेज दो, नोट्स भेज दो, अगेन मैं बोल रहा हूं कि भाई खुद का नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेहतरीन होगा, याद रखना। ओके,
चलो, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया है, वीडियो पसंद आए तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, यस और नो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, बता देना कि भाई यहां पे 11th 12th साइंस कॉमर्स सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। ओके, तो तुम लोग पढ़ सकते हो यहां से। ओके चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।